हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा प्रीलिम्स वाली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाला साथी है, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट से, जो आपके जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, जो नए हैं साथी जुड़ जाइएगा और अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा। इसमें हम आपको बता दें कि अलग अलग बुक से जो आज जितने आपके बिहार दरोगा के लिए बुक्स आप देख पा रहे हैं, इन सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसका वन लाइनर शॉर्ट नोट्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। और अभी आगे कुछ दिनों में हम आपके लिए घटना चक्र, जो बहुत आप सब जानते फेमस है, उसके सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स। घटना चक्र आप 500 600 700 पेज के देखते हैं, उसको कम से कम 40 से 50 पेज में शॉर्ट नोट्स के रूप में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उसके लिए फटाफट से आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा और परीक्षा से पहले कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करा दें। और साथ ही साथ करंट अफेयर और उसकी प्रैक्टिस, तो इन सारी चीज़ की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम आपके लिए पूरा कोशिश करेंगे और जी जान लगा दीजिए, इस बार मेहनत कीजिए और इस बार जो है डबल स्टार लेकर आएंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी क्लास में लेकर आएंगे हम इसको। और आगे आपके जो कोई अगर सुझाव है, कहीं कोई आपको कोई दिक्कत लग रही है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइएगा, वन बाई वन करके सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े कुछ प्रश्नों को लिए हैं। जो प्रश्न ना आए उनको अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि वह स्थल जहाँ से अभिलेख में मित्र, वरुण और इंद्र और नासत्य के नाम उल्लेखित हैं, तो कौन सा अभिलेख है और वो स्थल जहाँ पे वो अभिलेख मिला है। तो जो है ये बोगज कोई एशिया माइनर वाला जो अभिलेख है, इसमें इन नामों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथ ही देखेंगे अगला पॉइंट जो है, कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्णित झूकर संस्कृति तथा कब्रिस्तान एच संस्कृति का संबंध है। तो इसका संबंध जो है परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति से है। इस तरह की जो संस्कृति और इस तरह के जो सारे पॉइंट्स मिले आपके परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति से मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, कह रहा है काया कलेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत आत्महत्या का विधान है। तो ये जैन धर्म है, इसके संतारासन लिखना का आता है, ठीक है। हर्षवर्धन और बाकी कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह शिलालेख जिसमें अशोक ने उन 8वीं जनजातियों का उल्लेख किया है जो अपराध करती थी। तो 13वां शिलालेख में, कौन से शिलालेख में, प्रश्न पूछेगा आपसे कि शिलालेख जिसमें अ, अशोक ने 8वीं जनजातियों का उल्लेख किया है जो अपराध करती थी, तो ये 13वां शिलालेख आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र का वह अध्याय जिसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, ठीक है। तो उसमें जो आप देखेंगे तो ये अध्यक्ष प्रचार है, क्या है, अध्यक्ष प्रचार में जो है आपको ये उल्लेख देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है वह जैन ग्रंथ जिसमें तोरमान नामक शासक द्वारा चंद्र जो भागा नदी है उसके तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख है। तो ये है कुवल यल माला, ठीक है। कुवलय माला है ये जगह है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी थी। तो ग्रीवरज या राजगिरी आप कह लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके अलग अलग परीक्षाओं में ये पॉइंट पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत में गांधी जी का वो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह, ये प्रथम इनका सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में। अगर आप देखें तो पहला सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया चंपारण बिहार से, और इसके बाद बैक टू बैक जितने सारे आंदोलन थे सारे के सारे सफल होते चले गए। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट कह रहा है कि वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य कौन सा है, चोल साम्राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा है। ये मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य है जो व्यापक स्तर पर अपने स्थानीय स्वशासन के लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए क्या था, फेमस था। तो चोल साम्राज्य। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, स्कंदगुप्त की जो है सक्रोपम उपाधि का उल्लेख मिलता है, तो कहाँ पर, कहोम अभिलेख से। कहाँ से, कहोम अभिलेख से ये मिलता है। सक्रोपम जो है उपाधि किसकी, स्कंद गुप्त की थी। इस उपाधि को भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे पीसीएस हो और छोटे मोटे जो भी एग्जाम्स में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उपाधियों से संबंधित। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये इल्तुतमिश को, किसको, इल्तुतमिश जो है
दिल्ली सुल्तान जब बनता है तो इस सारी चीज़ों को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। चाहे एकता प्रणाली हो, सैन्य व्यवस्था हो, मुद्रा प्रणाली, इन सबको व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इल्तुतमिश को जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक थे, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये दक्षिण भारत में जो है चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है मध्ययुगीन इतिहास का वह पहला युद्ध जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया, तो ये खागरा का युद्ध था। 5 मई 1529 ईस्वी को ये लड़ा गया है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इस तरीके का अलग से आपसे अगर पॉइंट पूछे कि जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था, तो ये आपका घाघरा का युद्ध है। कमेंट करके जरा बताइएगा कि घाघरा का युद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है भूमि मापन हेतु दजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था, तो ये सिकंदर लोदी ने किसने, सिकंदर लोदी ने करवाया था गजे सिकंदरी का प्रचलन जो है सिकंदर लोदी। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, कह रहा है दीन इलाही स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू था, तो ये कौन था, तो आपके ये बिरबल थे अकबर के 9 रत्नों में से एक, जो दीन इलाही को जो है स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। दीन इलाही आप जानते हैं अकबर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइएगा। कह रहा है डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आया, वह कहाँ का यात्री था, तो ये पुर्तगाली यात्री था। कई बार प्रश्न देखिएगा ऐसे पूछता है कि यात्री दे देता है, देश पूछ लेता है। यात्री दे के पूछ लेता है कि इसके शासनकाल में वो भारत आए, ठीक है। तो जितने आपके प्राचीन हो गए चाहे मध्यकालीन में जितने सारे विदेशी यात्री आए, उनका आप ये भी याद रखिए किसके काल में। जैसे यहाँ पे पूछे डोमिंगो पायस, तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में ये भारत आया और ये पुर्तगाली यात्री था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है, कह रहा है भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये नादिर शाह। कौन हो जाएगा, नादिर शाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एज इट इज। इसी तरीके से नोट्स अगर आपके पास हैं, क्रिप्स नोट्स या शॉर्ट नोट्स, आप रिवीजन करने में आपके लिए आसानी होगी। जो पॉइंट्स ना आए उसको भी आप अच्छे से इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा हुआ भू राजस्व व्यवस्था जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। इसके साथ साथ भू राजस्व व्यवस्था में आप जानते हैं जमींदारी, ठीक है। उसके साथ-साथ अस्थाई बंदोबस्त जिसको कहते हैं, उसके साथ-साथ ये और एक और व्यवस्था कौन-सी है, महालवाड़ी। कौन-सा, महालवाड़ी। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, इन तीनों व्यवस्थाओं को अलग-अलग टाइम पे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ये जो थे इन दोनों लोगों की क्या आकांक्षा थी, तो डोमिनियन स्टेट की जगह पर पूर्ण स्वराज की बात को लेकर इन्होंने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े थे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है, कह रहा है लॉयल आयोग, अस्टेची आयोग, मैकडोनल आयोग तथा वुडहेड आयोग आदि ब्रिटिश कालीन आयोग हैं। ये इनका संबंध किससे है, तो दुर्भिक्ष से। किससे, दुर्भिक्ष से, अकाल से इस तरीके से समझ सकते हैं ये सारे के सारे आयोग। और इनसे रिलेटेड एक और पॉइंट जो आपको बता, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो इस तरीके का आयोग है, ठीक है, वो किस गवर्नर जनरल के काल में बनाए गए, ठीक है। तो स्ट्रेची, मैकडोनाल्ड, ये सब किससे संबंधित है, फिलहाल दुर्भिक्ष से संबंधित है। और अलग अलग जो आयोग बनाए जाते हैं समय समय पे, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया, तो कृष्ण कुमार मित्र ने, इनके द्वारा यह सुझाव दिया गया था। बंगाल विभाजन आप जानते हैं 1905 का विभत्स ये विभाजन, ठीक है। और यहीं पर जो है स्टार्ट होता है क्या, बहिष्कार और स्वदेशी का जो है नारा। वह महिला जो एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू के बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला बनी, तो नलिनी सेनगुप्ता। इनका नाम याद रखिएगा हमेशा, कई बार जो है ये दो नाम हमेशा पूछा गया है कई बार, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू का। जहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे अधिवेशन की, तो एनी बेसेंट पहली बनती है, उसके बाद सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय बनती हैं। ये अलग अलग परीक्षाओं में कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि तीसरी नंबर पर जो महिला बनी वो नलिनी सेनगुप्ता है, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो ये आपका कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, वह गवर्नर जनरल जिसके समय में
भारत में जो है जो भाषा प्रेस अधिनियम है समाप्त किया गया। तो लॉर्ड रिपन, अब ध्यान दीजिएगा जो जितने तरीके का आपके गवर्नर जनरल यहाँ पर आए उनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, चाहे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो गए, लॉर्ड रिपन हो गए, है ना, डलहौजी हो गए, इन सबके जो कुछ 5-7 हैं उनको आपको एक जगह नोट करके तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी तो वर्ष 1911 में, कब? 1911 में ये हुई थी। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ अन्य पॉइंट्स को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा हुआ मुगल बादशाह जिसके शासनकाल में चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी, जो कारखाना कहलाता था। तो ये देखिएगा अकबर से रिलेटेड है, किससे? अकबर से रिलेटेड है, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आप जब चित्रकला की जैसे बात आती है तो जहांगीर का नाम याद आता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो पूछा गया पॉइंट है वो एक व्यवस्था की गई जो कारखाना कहलाती थी, वो अकबर के समय का दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है वह मामलुक शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौजे शमशी का निर्माण करवाया था। तो इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने। नाम याद रखेंगे, हौजे शमशी का निर्माण करवाया गया था इसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुब मीनार के पास। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, मणिपुर की मेइती जनजाति द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो साजिबू चेरा ओबा। ठीक है, ये आपका एक तरीके से नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला एक पर्व है, किसके द्वारा? तो मेइती जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा साथियों, करंट अफेयर के लिए भी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो एक बार जाके जरूर करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक मंथली और बाकी तरह की जो भी करंट अफेयर है महामैराथन भी आप देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उसको जरूर देखिएगा एग्जाम्स के लिए। ईरानी लिपि, अगला पॉइंट कह रहा है पंजाबी संस्करण माना जाता है तो शाहमुखी लिपि को। ईरानी लिपि क्या जो है पंजाबी संस्करण किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है शाहमुखी लिपि को माना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है वह युद्ध कला जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली में भी दिखाई देता है, तो यह कलारी कलारियट्टू। ठीक है, क्या है? कलारियापट्टू जो है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया जाना प्रारंभ हुआ वर्ष 1954 से, कब? वर्ष 1954 से दिया जाना प्रारंभ हुआ। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है तो पुरंदर दास को कहा जाता है, किसको? पुरंदर दास को कहा जाता है। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, कह रहा है भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जिन दो विद्वानों को जाता है वो है, तो विष्णु नारायण भारतखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये जो है भारतीय संस्कृत को व्यवस्थित रूप करने का श्रेय इन लोगों को जाता है, तो इनका नाम ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह नृत्य कला जिसमें नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है, जिसको है नृत्य कला नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका है कथक। और कथक आपका कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार हैं तो अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो अवनींद्र नाथ टैगोर, जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था स्थित है तो आपके कहाँ पर? पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा हुआ नृत्य शैली, इसमें कथा या भाव सदैव महाभारत या रामायण से लिया जाता है, तो ये आपका कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी है। इसमें जो नृत्य शैली है, इसमें अगर आप देखें तो जो कथा या भाव है वो महाभारत या रामायण से लिया जाता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है बुद्ध की वह मुद्रा जिसमें उन्हें पृथ्वी को छूकर आह्वान करते हुए दिखाया गया है वो कहलाती है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाती है। बहुत सारे जो इसके पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, कि पॉइंट इसमें जो है सिलेक्टेड है आपके परीक्षा के लिए, अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे पीसीएस लेवल का हो, वनडे एग्जाम हो, सब में आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, कह रहा होशल का मा मातंगेश्वर मंदिर की शैली बता दीजिए, तो कह रहा है ये बेसर शैली में बना हुआ, किसमें? बेसर शैली में। कमेंट करके ज़रा बताइएगा, अभी जो अयोध्या का आपका राम मंदिर बना है, ठीक है, इसमें जो है किस शैली का प्रयोग किया गया है? ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, देवताओं के साथ जो है राजा की मूर्ति स्थापित की गई चोलकालीन मंदिरों में, कहाँ पर साथियों? चोलकालीन मंदिरों में इसको स्थापित की गई, इसको ध्यान में आप रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में इस्लामिक पद्धति पर बनी पहली मस्जिद मानी जाती है, तो ये जमायत खाना मस्जिद जो है आपको इस्लामिक पद्धति पर बनने वाली पहली मस्जिद मानी जाती है।
अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चारबाग शैली तथा दोहरे गुंबद का प्रथम उदाहरण अकबर के समय में मिलता है, तो हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूं के मकबरे में ये मिलता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में संगीत के प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं, तो सामवेद में, आप सभी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग प्राचीन पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये देखने का पॉइंट मिलता है। उसके बाद से कह रहा है खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, तो आमिर खुसरो को, किसको, आमिर खुसरो को ये दिया जाता है खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती थी, तो अरबस्क जो है ये कहलाती थी। क्या है, सल्तनत काल में अलंकरण की एक संयुक्त विधि है। चित्रकला की वह शैली जिसके अंतर्गत रागमाला और रसिक प्रिया के विषयों पर निर्मित चित्र अत्यधिक प्रभावपूर्ण थे, तो ये बीकानेर शैली में, किसमें, बीकानेर शैली में, इसको ध्यान में आपको रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से एक प्रश्न बहुत ज़्यादा जो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र है तमिलनाडु के तंजावुर में। कहाँ पे, तमिलनाडु के तंजावुर में आपको देखने को मिलेगा। हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण साथ ही आपके परीक्षा के दृष्टि से, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से तैयार करते चलिएगा, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको लिंक या तो कमेंट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है कह रहा है साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय जाता है, तो महासुंदरी देवी को, किसको, महासुंदरी देवी को श्रेय जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद सार के रचयिता है, तो सवाई प्रताप सिंह है। कौन, सवाई प्रताप सिंह, इनको आपको ध्यान में रखना है। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर जो ग्राहिणी यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध है, तो ये मौर्य काल से, किससे, मौर्य काल की ये प्राप्त यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा अनुच्छेद 324। कमेंट करके जरा भाग बता दीजिएगा, तो संविधान के किस भाग में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें की गई हैं। देखिएगा साथियों, बहुत सारे पॉइंट जो हम आपसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ प्रश्न जो दो चार आपसे पूछेंगे, जो सीरियस स्टूडेंट जिनविन है, जिनको लगता है कि वो पढ़ाई एक लग के तैयारी कर रहे हैं, वो इन सवालों का जवाब देते चलिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आगे कहीं न कहीं आपको इसी में मिल जाएंगे प्रश्न, या फिर नहीं मिलते हैं तो आपको ये प्रश्न आने चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा सारे प्रश्नों के एक साथ आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषाएं इसमें शामिल है। उसके बाद से कह रहा है कि इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ जो मुकदमा था सर्वोच्च न्यायालय का, निर्णय जिस विषय से संबंधित था, तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से ये रिलेटेड था, ठीक है। ये केस भी आपने पढ़ा होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, तो जो बजट प्रस्ताव होता है उसके खर्च में कमी का प्रस्ताव ये प्रस्तुत करता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट के जितने सारे एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों में जो है कि प्रश्न देखने को आपको मिला था, वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की जो सीमा है उस तक निर्धारित की गई। तो ये आपका संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 का ये अधिनियम था। इसमें जो है 15% तक जो सीमा निर्धारित कर दी गई थी। अगला पॉइंट है, कह रहा हुआ व्यक्ति जिसने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा, तो ये के एम मुंशी जी थे। कौन थे, के एम मुंशी, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को जो है भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। अगला है वह नेता जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी रिसेंट में ही इन पे संविधान दिवस जो मनाया जाता है उसको 26 नवंबर को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है कह रहा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 368 है ना। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम से लेके पीसीएस तक के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, क्या है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 61, ठीक है, 61 नंबर में ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह अनुच्छेद जिसमें यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को
अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा, तो अनुच्छेद 30 में ये बात की गई है। और अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है, तो सीएजी के द्वारा। किसके द्वारा? सीएजी के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, तो 1956 में। कब? 1956 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। पूरे क्लास को आप अच्छे से देख डालिएगा, जो पॉइंट न आए एक पेज लेके उसके आप इसको शॉर्ट नोट्स के तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? तो आपका 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वर्ष 2003 के जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल की गई थी, तो बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। ठीक है, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी जो है आपके 2003 के संविधान संशोधन जो 92 नंबर का था उसमें ये शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्ता और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये सब दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय जो आपात स्थिति में यानी आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री। ध्यान दीजिएगा, जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है उसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसमें जो है आप जो आपदा की प्रतिक्रिया है उस निधि का संचालन कौन करता है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री करता है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री से कंफ्यूज ना होइएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए, तो ये जोड़ा गया आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले जो था इसमें आंतरिक अशांति थी, अभी शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। जब सशस्त्र विद्रोह होगा तभी जाकर राष्ट्रीय आपात लगेगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? इसमें जोड़ा गया था। अगला पॉइंट कह रहा है वह अधिनियम जिसके द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो 1892 का अधिनियम। कौन सा साथियों? 1892 का अधिनियम। अगला पॉइंट है, भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, किसको? उपराष्ट्रपति को जो है सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा का आपका सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा पुराने संसद भवन की जो नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसकी डिजाइन तैयार की गई थी किसके द्वारा? तो एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार की गई थी। जो पुराना आपका संसद भवन है उसके बारे में पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है सामान्य आय व्यय प्रस्ताव से जो है पूर्व खर्च हेतु सरकार को धन की आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति की जाती है, तो लेखानुदान से की जाती है। किससे? लेखानुदान से। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट जो है ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, किंतु इसके लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो संसद की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, चलिएगा। अगला पॉइंट, संघीय शासन का एक गंभीर दोष है, तो क्या है? पृथकता का भय। इसमें जो है संघीय शासन में जो है एक गंभीर दोष के रूप में इसको देखा जाता है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है, तो गिलोटिन प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? गिलोटिन प्रस्ताव। अगला फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो HN कुंजरू और KM पन्नीकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हाल फिलहाल में चर्चा में था, हरमुज जल संधि। अभी ये BPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया था और चर्चा का विषय बना हुआ है जल संधि। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जो है ये जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नियाग्रा जलप्रपात किन दो महान झीलों के बीच स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही बात कर रहा है,
तो ओंटारियो झील और ईरी झील, ये 5 झीलें हैं। ओंटारियो, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन और सुपीरियर। जो 5 फिंगर्स इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो कौन सा? होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप जो है आपका, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखें कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, तो उसको कहते हैं होमिलिस्मल रेखा, यानी भूकंप रेखा, जहां पर जो है एक साथ भूकंप का अनुभव किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बृहदाकार की ढाल युक्त जो है गुंबद रूपी संरचना कहलाती है, तो लैकोलिथ कहलाती है। क्या कहलाती है? लैकोलिथ। अगला पॉइंट है, कह रहा है वायुमंडल का सर्वाधिक सघन स्तर जो है सघन संस्तर स्थित है, तो क्षोभ मंडल में, आप जानते हैं क्षोभ मंडल में स्थित है वायुमंडल का ये स्तर। अगला पॉइंट साथ ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कह रहा है वह बल जिसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, तो ये कोरियोलिस बल के द्वारा ये चीजें होती हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्वर्ण जो पैगोडा का देश कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र पर स्थित देश है, तो आपका बांग्लादेश जो है कहाँ पर है? इसी के पास स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण उत्पन्न होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या उत्पन्न होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है पृथ्वी के लगभग बराबर आकार का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह है। और अगला पॉइंट कह रहा है प्रशांत महासागर का आकार है, तो त्रिभुजाकार। क्या है? त्रिभुजाकार आकार है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी जो है सर्वोच्च चोटी है, तो ये धूपगढ़ की चोटी है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि नदी जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, निर्माण करती है, और ऊपर जो है उत्तरी भूटान से निकलती है, तो संकोश नदी है। कौन सी नदी है? संकोश नदी है। ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। अगला पॉइंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं? तो इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह पर्वत जिसे हजार धुआरों की घाटी कहते हैं, तो माउंट मैकिनले किसे कहते हैं साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, माउंट मैकिनले को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है कह रहा है विश्व में सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना देश है, तो आपका कौन सा है? इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया। अगला पॉइंट है कि जब एक छोटे तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन जो है कोर का अवशिष्ट भाग कहलाता है, तो व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। वरुण ग्रह का प्रकाश हरा प्रतीत होता है मीथेन की अधिकता के कारण। किसके कारण साथियों? तो मीथेन की अधिकता के कारण ये ऐसा होता है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, कह रहा है विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। झीलों के अध्ययन को कहा जाता है, तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। किसको? झीलों के अध्ययन को। अगला पॉइंट कह रहा है इंसेलबर्ग्स हैं, तो ये क्या है? वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति। ठीक है, वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों को क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वह भूगोलवेत्ता जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर किया गया है, तो है व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, कोपेन का ये वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा था साथियों कि ध्यान दीजिएगा, विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डालिया कहलाता है, तो आपका यूक्रेन कहलाता है। विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया जो है किसको कहते हैं? तो यूक्रेन को कहते हैं। और नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम है। कौन सा राज्य है साथियों? सिक्किम राज्य। क्लियर है यहाँ तक?
ये क्लास आ गई है, इसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।